तो आप सभी लोग जुड़ गए हैं अपना कीमती समय निकाल के। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विकास जी। चलते हैं टॉपिक की तरफ कि जितने भी नए लोग हैं और अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कहीं भी जॉब करेंगे, तो उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएगा और उससे पहले प्रिपेयर कैसे होंगे। तो आपको किस किस लेवल पे तैयारी करना है, आज नहीं तो कल आपको तो ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, मेरे यहाँ चले या कहीं किसी और के यहाँ चले। अगर काम प्रॉपर करना है, मैं आप सभी लोगों को एक यूनिवर्सल मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप में से जिसको भी काम करना है, भले उसको क्यों ना पूरा नॉलेज हो, जी ठीक है, नॉलेज आपके पास पूरी हो, कोई जी। नॉलेज की कमी नहीं हो आपके पास, फिर भी कोई ना कोई ग्रुप को जो है ना आपको ज्वाइन करना है, मतलब कोई ना कोई सेंटर है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अभी देखिए, जैसे अभी हमने एक शेयर किया है, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना आप लोगों को? यस इस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, हो रहा है सर। ठीक है। तो जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना सोच रहे हैं या कहीं पे जाके जॉब करेंगे, तो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, लेकिन काम तो एक ही करना पड़ता है आपको, या जॉब में भी वही काम करना है और बिजनेस में भी वही काम करना है। तो आपको किस किस टूल्स को चलाने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, पहले ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सा ऐसा टूल है जो कि आपके रिपेयर में वर्क करेगा, और इसका नॉलेज आपके पास आपको होना ही चाहिए। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं पहला टूल ये वाला। ये क्या चीज है, इसको इसका इमेज देख के पता लग रहा है आप लोगों को? डीएसओ सर। ये है ये है डीएसओ। ठीक है। और ये क्या है? ओसिलिको सीआरबी। सीआरओ। मतलब ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये क्या है, एक डिजिटल हो गया और एक एनालॉग हो गया। डिजिटल के कुछ अलग फीचर्स है, एनालॉग में कुछ अलग फीचर्स हैं, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, अगर आप रिपेयर फील्ड में हैं तो इसका नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी चाहिए। और इसका ये तो बहुत लोगों के पास मिलेगा ही नहीं, शायद आजकल ये सब मॉडल बंद भी हो गया, कोई नया अपडेट आया होगा तो उसका आइडिया नहीं है मुझे। तो ये तो लगभग बहुत कम लोगों के पास मिलेगा, लेकिन ये तो लगभग मैक्सिमम सभी लोगों के पास होता है, और सभी रिपेयर करने वाले के पास होना भी चाहिए। अगर वो एक लेवल पे रिपेयर करते हैं और टाइम टेकिंग कम लेते हैं, मतलब टाइम बचाना भी है, तो ये आपको टूल चाहिए। ठीक है। इनमें से एक जरूरी है सर। ये इनमें दोनों, से एक। एक तो कम से कम ये तो चाहिए, मतलब ये एडवांस लेवल में है, बेसिक के ठीक लिए है। नहीं चाहिए, एडवांस लेवल का। लेकिन मैंने सारे टूल्स के बारे में बता दे रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या टूल आपको चाहिए और किस किस टूल की आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जानकारी रहेगा तभी आप टूल पे फोकस करेंगे। या टूल है आपके पास लेकिन उसके ऑपरेटिंग पता ही नहीं है, तो भी टूल लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो जानकारी भी होना चाहिए और टूल भी होना चाहिए। तो पहले तो जानकारी इकट्ठा करिए। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर में है ये, इसके बगैर आपका रिपेयरिंग तो होगा ही नहीं। ये तो सभी को चाहिए, चाहे वो बेसिक में है, चाहे वो अर्निंग में है या लर्निंग में है, किसी भी मोड में है, उस उनको ये मल्टीमीटर चाहिए ही चाहिए। मतलब मल्टीमीटर चाहिए ये वाला हो ऐसा नहीं है, मल्टीमीटर चाहिए उनको एक अच्छा क्वालिटी का। ठीक है। इसके अलावा सभी के पास प्रोग्रामर अवेलेबल होना चाहिए। प्रोग्रामर और भी बहुत सारे मॉडल हैं, जो सस्ते वाले भी आते हैं, 3-4 हजार में भी प्रोग्रामर आता है, 15-16 हजार का भी प्रोग्रामर आता है। प्रोग्रामर भी दो टाइप के होते हैं, एक जो बायोस को प्रोग्राम करता है और दूसरा जो एसआईओ को प्रोग्राम करता है। ठीक है। और कुछ प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो कॉम्बो है, जो दोनों को प्रोग्राम करता है। मतलब आपके पास दो प्रोग्रामर चाहिए, एक एसआईओ को प्रोग्राम करने वाला, एक बायोस को प्रोग्राम करने वाला, कॉम्बो मिल जाए तो भी चलेगा। ओके। एक दो कम से कम ये रहिए, अनम्यूट रहिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, उससे पता चलता है कि कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा ये चाहिए पावर सप्लाई। ये क्या है? पावर सप्लाई। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि इस सप्लाई के मदद, ये आपके लिए हो गया यूनिवर्सल एडेप्टर। ऐसा एडेप्टर जो कि सारे लैपटॉप को ऑन करेगा और साथ साथ कौन सा लैपटॉप किस स्टेज में जाके खड़ा है ये भी बताएगा। बस इसकी रीडिंग को आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसके भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, लेकिन अगर आप रिपेयर फील्ड के लर्निंग पॉइंट में भी हैं तो भी ये चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पास कोई केस आया हुआ है, वो तो मतलब नो डिस्प्ले है, चार्जिंग नहीं हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो पीछे से पहला ऑप्शन आएगा कि आपका जो मशीन का रीडिंग है वो बताइए,
जिसको हम लोग बोलते हैं पावर कंजप्शन। क्या बोलेंगे? पावर कंजम्पशन। कि मशीन या जो भी आप इक्विपमेंट लगाए हैं, कोई भी मदरबोर्ड अगर आप लगाए हैं, वो मदरबोर्ड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसका डिटेल बताइए। उससे मुझे इसकी ओरिजिनल या जो रियल उसका है अस्तित्व की, अभी वो किस कंडीशन में खड़ा है आपका मदरबोर्ड, उसके बारे में पता लगता है। ठीक है। तो ये क्या है? ठीक। पावर सप्लाई। और ये क्या है, ये वाला? ये इमेज देख के पता लग रहा है क्या है? ये बीजे मशीन है सर। हाँ, ये बीजीएम मशीन है। इसका मतलब जरूरत तब पड़ेगा जब आप एसओसी के ऊपर वर्क करेंगे, या ग्राफिक चिप के ऊपर वर्क करेंगे, या पीसीएच के ऊपर वर्क करेंगे, तो इसका जरूरत पड़ेगा। इससे पहले का सारा काम आपका एसएमडी कर देता है। अब बारी आती है नॉलेज का। इसमें और भी टूल्स है, छोटे छोटे टूल्स, जो कि मैंने उसमें इमेज में डाला हुआ नहीं है। जैसे आपको एसएमडी चाहिए, आयरन चाहिए, ये सारे चीजें वो बेसिक है टूल। अरे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ट्यूजर चाहिए, ये सारे हैं जो आपके पास होना चाहिए। अब आता है हमारी नॉलेज का। तो सबसे पहला आपका जो नॉलेज चाहिए वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर? जो कि सिस्टम ऑन करने के बाद ऑपरेट होता है। उसमें एक ऑपरेटिंग सॉफ्ट सिस्टम हो गया, और एक हो गया बेसिक एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। अब बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब डलता है और एप्लीकेशन कब डलता है, इसके बारे में आपको तो पता होगा ही, आप सभी लोगों को। पहले अगर सिस्टम को ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, और जब सिस्टम ऑन हो गया, अब उसके ऊपर वर्क करने के लिए एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये क्या है? एप्लीकेशन है। लेकिन विंडोज क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। विंडोज ऑपरेटिंग हो सिस्टम। गया, विंडोज हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज भी आपके डिफरेंट टाइप के आएंगे रनिंग वाले, जैसे 7, 8, 10, 11। अब इसके बहुत सारे वर्जन भी आ रहे हैं। अभी 11 में 24 तक आ गया। तो 24 जितने भी HP। फोर ये अपडेट है, अब इसमें भी एक टास्क आपके पास ये आ सकता है कि भाई अगर मुझे विंडोज इंस्टॉलेशन या इसकी फाइल कहाँ से डाउनलोड करूँ, इसका बूटेबल कैसे बनाऊं। देखिए होता क्या है कि जिसमें ड्राइव शो नहीं करता ना, उसमें एक ड्राइव लगती है जिसको बोलते हैं रेड का ड्राइवर। ठीक है, रेड। अगर आप उसको गूगल करेंगे तो उसका फाइल डाउनलोड हो जाएगा, या इंटेल वालों ने खुद देते हैं। इंटेल के साइट, हाँ, इंटेल के साइट पे भी मिलता है। उसको पहले अपने जो भी बूटेबल पेन ड्राइव है उसके अंदर पेस्ट करना होता है। उसके बाद जब वो ड्राइव शो नहीं करेगा, तो ब्राउज करने के बाद पहले उसकी ड्राइवर चलाना होता है। तो जैसे ड्राइवर चलेगा, वो आपका सारा ड्राइव शो करने लगेगा। इन केस कभी भी अगर आपको मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो आप एट ए टाइम कांटेक्ट करिएगा। एट ए टाइम आपको सॉल्यूशन देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जिसको भी प्रॉब्लम आता है, वो कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये तो आप लोगों ने देखा ही कि इंस्टॉलेशन का पूरा जानकारी होना चाहिए। कहीं भी जाएंगे आप, अगर आप जॉब करने भी जाएंगे तो भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो भी इसका जानकारी होना चाहिए। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपके ये जितने भी हैं ड्राइवर, देखिए अब एक ठीक है। क्या क्या ड्राइवर आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं ना इंपोर्ट वाले, उसमें भी बहुत ज्यादा ड्राइवर का इशू आ रहा है। कि जैसे विंडो करेंगे तो साउंड नहीं चलता, वाईफाई नहीं चलता। या इंपोर्ट वाले का कोई भी नए लैपटॉप पे भी आ रहे हैं ना जो डॉस मोड में, उसमें भी बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि विंडो डालने अपडेट के करने के बाद, बाद हो जा रहा है। अपडेट करने के बाद हो जाता है, लेकिन उसमें काफी टाइम जी। लगता है। इन केस अगर ना हुआ अपडेट करने के बाद, तो आपको ड्राइवर की नॉलेज होनी चाहिए कि ड्राइवर हमको मिलेगा कहाँ से, पार्टिकुलर मॉडल के ड्राइवर पार्टिकुलर साइट पे। जी सर। ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एचपी है तो एचपी के साइट से ड्राइवर डाउनलोड करना। ठीक है। जी सर। इसके अलावा एक एक केस और भी आता है, बायोस अपग्रेड और डाउनग्रेड। डाउनग्रेड करने की तो जरूरत पहले पड़ता था, अभी तो आजकल तो नहीं आ रही है। जैसे पहले लोग सीएसपी वाला चलाते थे, तो उनका पर्टिकुलर कोई वर्जन था, उसमें ही चलता था। जैसे अब मॉडल जो नया नया मॉडल लॉन्च हुआ था, जो विंडोज 10 और विंडोज 8 चलता था, उस समय सीएसपी वाले को विंडोज 7 ही जरूरत पड़ता था। और जो नए बायोस वर्जन आया था उसमें 7 सपोर्ट ही नहीं करता था। तो कई बार हम लोग बायोस को डाउनग्रेड करके काम करते थे, उसमें मतलब मैनुअली विंडोज 7 इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन बायोस अपग्रेड करना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बायोस अपग्रेड हमेशा करना पड़ता है। और आजकल तो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है कि जो लोग भी लैपटॉप बेच रहे हैं ना,
तो मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे एचपी वगैरह को बहुत सारा मॉडल है, तो जैसे ही ऑन करेंगे ना तो नीचे में बायोस वर्जन लिखता है या डेट लिखता है उसका। तो अगर मान लीजिए आपके बायोस ओल्ड है, मान लीजिए 2016 का बायोस वर्जन है आपके पास, तो ऑन करेंगे लैपटॉप तो 2016 का है, कस्टमर देखेगा अरे ये तो लैपटॉप 2016 का है, वो परचेज ही नहीं करेगा आपसे। तो उसको अगर आप लेटेस्ट बायोस के साथ अपडेट कर देंगे तो उसका डेट चेंज हो जाएगा, फिर उस कस्टमर को लगेगा कि अच्छा ये तो 2 महीना पुराना या 1 साल पुराना लैपटॉप है, तो वो परचेज कर लेगा। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ता है, बायोस को अपग्रेड करेंगे तो उसमें नया डेट आ जाता है, नया वर्जन आ जाता है। उससे जी। वर्किंग भी अच्छी होती है, प्लस में वो आपका सेल में भी इम्प्रूव करता है। कस्टमर देखता है तो उसको नया डेट दिखता है, वो जल्दी से ले लेता है। तो ये बायोस कहाँ से हम अपडेट करते हैं, लेटेस्ट वाला जो होगा? हाँ देखिए अगर नॉर्मल कोई लैपटॉप चल रहा होगा, उसमें ओल्ड वाला कोई 7 चल रहा होगा, 10 चल रहा होगा, 8 विंडोज, हम उसका लेटेस्ट वाला बायोस अपडेट करना चाहते हैं, या अगर लेटेस्ट कोई नई इसमें विंडो चढ़ा देंगे, बायोस कैसे हमें पता चलेगा इसमें ओल्ड वाला अब नया वाला इसमें अपडेट करना है? बायोस और का कैसे कर सकते हैं? देखिए बायोस का वर्जन से पता चलेगा, बायोस का वर्जन पता चलता है उसके बायोस, जैसे भी जैसे आप किसी लैपटॉप का बायोस ओपन किए, ठीक है, तो इसमें अब दो चैलेंजेस आपके पास और भी आएगा कि लैपटॉप का बायोस ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हर लैपटॉप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप डेल का बात करें तो डेल लैपटॉप में F2। बायोस F2 है। अगर जी। एचपी आया तो एचपी में F10। F10 हो गया। कई जी। मॉडल में स्किप भी होता है, कई मॉडल में जी। डिलीट होता है। तो अब ये पहले उसमें बूट की जब होती है। बायोस, हाँ, जब आप बायोस करेंगे जब आप बायोस ओपन करेंगे तो उसमें उसका डेट दिखता है, बिल्कुल। वर्जन डेट। अब वो डेट ज्यादा पुराना है तो आप उसको अपग्रेड करिए। अपग्रेड कैसे करेंगे? जैसे डेल है तो डेल के साइट पे जाएंगे, वहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे, उसमें उसका पार्टिकुलर सीरियल नंबर पेस्ट करेंगे जो सर्विस टैग होता है, तो उस मॉडल से रिलेटेड सारा चीज आपके पास आ जाएगा। सर एक हाँ क्वेश्चन था। ओएस ओएस चला तो मैं इसमें पूछ लेता हूँ आपसे, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। कि आपने एक चीज बताया कि हम अपडेट को रोक सकते हैं, एक ऐसा रन कमांड है या कुछ ऐसा है कि हम उसे चलाएंगे तो अपडेट नहीं होगा कभी भी। हाँ उसके है बारे में थोड़ा जानना था। है उसके लिए जानने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम धर्म सर देव सर जो है ना आपको टूल ही प्रोवाइड कर देंगे, वो मैं अभी दिखाता हूँ। देव सर वो टूल को आप ओपन करके रखेंगे, ठीक है। तो पहले वो मैं सर्विस में भी होता है ना, वहां से डिसेबल करने के बाद नहीं, भी वो हो बार बार जाता ऑन है? हो जाता है, उससे बार बार ऑन हो जाएगा। लेटेस्ट वाले में होते हैं सर। देखिए सबसे हाँ। पहले जो है ना, अगर मान लीजिए किसी भी मॉडल का आपको बायोस डाउनलोड करना है या बायोस फाइल डाउनलोड करनी है, कुछ भी, तो पहले उसका सीरियल नंबर पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए सिस्टम में सीरियल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कई बार क्या होता है कि उसका सीरियल नंबर निकालना पड़ता है। आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ। WMIC ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू। नहीं आया? अच्छा ये आ गया आ ये गया आ ये आ गया गया। आ गया। देखिए देखिए ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ठीक है। अब इधर से हाँ, कॉपी कर लीजिए। सर एक बार कमांड क्या था, एक बार मिनट सर एक इसको कमांड नोट नोट कर कर। लीजिए, आपके चैट में भी डाला हुआ है, कमांड जी। नोट करके रखिए। देखिए ये सब काम की जी चीजें है, एक से एक चैट एक्सपर्ट है। बॉक्स में मैंने डाल दिया है। हाँ, एक से एक एक्सपर्ट लोग जुड़ते हैं चैट इसीलिए बॉक्स में है, काफी। किसको करना है हाँ। आप ले लीजिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसीलिए बोला था कि आप किसी न किसी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ग्रुप्स का यही फायदा होता है, जो चीज आप रिसर्च करके ढूंढेंगे वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको, जरूरत भी थैंक्स नहीं पड़े। मैम। ठीक है, कमांड डाला हुआ है चैट में। अब जी अब जिसको आपको क्या नोट करना करना है? चाहिए। हाँ, अब क्या करना है, अब आपको आना है गूगल पे। आने के बाद इसके आप चले जाइए डेल के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जाइए dell.com और कंट्रोल इंटर कर दीजिए। ये साइट खुल गया। इसके आएंगे सपोर्ट के अंदर ड्राइवर एंड डाउनलोड, जी। यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कर दीजिए जो आपने कॉपी किया था सीरियल नंबर, टेस्ट। उसको पेस्ट कर दीजिए। मेरा ठीक है, आज सर्च कर दीजिए। तो इस मॉडल, ये जो सीरियल नंबर किस मॉडल का आ गया, देखिए सेम मॉडल आ गया हमारा, सर्विस टैग नंबर, ये तो एक्सप्रेस कोड नंबर सारा आ गया। और नीचे इसका सारा डिटेल आ जाएगा, कौन कौन सा ड्राइवर इससे रिलेटेड है। जी। यहाँ पे है फाइंड ड्राइवर। देखिए अगर अब हम मान के चलिए इस का अगर बायोस अपडेट कर देते हैं, ठीक है, तो इसका बायोस कौन सा है? ये वाला, ये है ना, डेल इंस्पिरन सिस्टम बायोस लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको डाउनलोड करके अपडेट कर देते हैं तो ये जिस टाइम का अपडेट है आपका सिस्टम में, वही वाला डेट अपडेट हो जाएगा।
अगर ये नया बायोस है नया डेट का, एक्चुअली अभी डाउनलोड करेंगे तो नया मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है वही होगा। तो यहाँ पे आ गया, अब इसको जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये तो रिस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, अभी हम कर नहीं सकते, नहीं तो मैं अभी करके दिखा देता। तो ये जिस भी डेट का बना हुआ होगा उस डेट तक का आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज है जो अभी आप लोगों ने, आप में से कोई बोल रहे थे कि अगर हम सर्विसेज में बंद करते हैं बार बार तो विंडो एक्टिवेट फिर भी हो जाता है, बार बार ओपन हो जाता है। यस। तो उसके लिए भी टूल है सर के पास, सर उसको बताएंगे। सर अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। यस सर बताइए। सर एक क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हैं कि बायोस जब तक हम करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो मेरे 50 डेल इंस्पिरेशन के मेरे पास लैपटॉप है, ये तो ऑटोमेटिक ले लेता है अपडेट बायोस। हाँ तो ऑटोमेटिक भी अपडेट लेगा ना। तो कई प्रॉब्लम अपडेट के बाद आता है, कई तो से सिक्योरिटी क्योंकि ऐसा वो तो होता है। फ्रंट पे, हाँ हाँ। क्योंकि वो फ्रंट पे रहता है, जब तक वो अपडेट नहीं होगा सिस्टम खोलेगा ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। रवि सर एक हाँ चीज मैं बोल रहा हूँ। अभी जो विंडो 11 है 2.2 है ना, हाँ हाँ। इसमें कुछ कुछ सिस्टम जो ऐसा है उसमें कि बायोस जो है, आप अगर विंडो अपडेट करते हैं तो साथ में बायोस का वर्जन भी आता है, वो अपडेट हो भी जाएगा अपडेट हाँ। होता है, तो बायोस अपडेट हो जाता है। हाँ हाँ बायोस का वर्जन अपडेट हो जाएगा। अभी नया ही सिस्टम अगर आप ऑन करते हैं ना, नया भी अगर कोई कस्टमर आता है या कोई नया परचेज करते हैं आप, तो जैसे विंडो करेंगे सिस्टम को रिबूट करेंगे तो पहले वो बायोस को ही अपडेट लेगा, उसके बाद ही सिस्टम अपडेट लेता है। तो विंडोज की अपनी फीचर्स है, वो बंद भी होता है। हेलो। यस सर। सर अपन विंडो 10 को डिसेबल मारते तो वो तो वापस अनेबल हो जाता है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हाँ मारने तो पर। हो जाता है, तो उसका भी हैक हम लोगों ने बना के रखा है कि अगर आप उस सॉफ्टवेयर को रन कर देंगे तो आपके फिर वो आपके इनेबल करने से भी इनेबल नहीं होगा, वो डिसेबल ही हो जाएगा परमानेंट। तो जैसे कि मैंने ये दो वर्जन बना रखा है। ये एक हो गया CLI वर्जन है, ठीक है ना। सर्विस से या फिर रजिस्ट्री वगैरह से अगर एडिट इनेबल भी करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे वो बटन दिखता रहता है, और यहाँ पे क्लिक हो या फिर आप क्लिक नहीं भी करें, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ से ऑटो अपडेट इनेबल हो जाता है। जी। लेकिन मैंने दो टूल बना रखा है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडिट करेंगे। इसमें आपको यूजर कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं, सिर्फ सक्सेस मैसेज दिखेगा, सक्सेसफुल का मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। डिसेबल हो गया, इससे भी हो जाता है। या फिर मैंने दूसरा बना रखा है, जीवा इंटरफेस में, क्योंकि मेरे ये बनाने के बाद इस फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया कि सर डिसेबल तो हो गया, ठीक है डन, बट कस्टमर बोलेगा कि मुझे इनेबल करना है, तब क्या करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो मैं ठीक है उसका भी सॉल्यूशन कर देता हूँ। उसका सॉल्यूशन मैंने इधर बना के रखा है, इसलिए मैं इसको जीवा में बना दिया फिर। यहाँ पे अब ये डिसेबल है, अभी का करंट स्टेटस दिखा रहा है डिसेबल है। आप इनेबल पे क्लिक कर दीजिए, सक्सेसफुली इनेबल हो गया और स्टेटस भी दिखा दिया इनेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, ये आ गया। अब हेलो। चाहो तो, जी हेलो। अब चाहो तो आपका विंडो, एक सेकंड वेट कर लीजिए, थोड़ा सा खत्म होने दीजिए, इसके बाद बोल दीजिएगा। अब चाहो तो आप इसको अपडेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो इसको अभी भी ऑटो अपडेट अवेलेबल नहीं है। मैनुअल अपडेट आप कर सकते हो अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो। इनेबल करने के बाद भी क्या है, ऑर्गेनाइज की तरफ से इसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर डिसेबल कर दूं तो देखिए वो फीचर ही हट जाएगा। इसको दोबारा मैं क्लोज करके खोलता हूँ, डिसेबल कर दिया, ये देखिए अपडेट वाली सेक्शन आपके अंदर में है ही नहीं। इसको मल्टीपल लोकेशन से मैंने डिसेबल किया हुआ है, रजिस्ट्री से, पोस्ट फाइल से, साथ में इसका पॉलिसी जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज का जो पॉलिसी एडिट होता है मैनेजमेंट उससे, और सर्विस, हर जगह से बंद हो गया। इसलिए यहाँ पे आपका पास बटन भी नहीं, आप मैनुअल भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। कोई कस्टमर जाएगा ना कि अपडेट मैनुअली कर लेता हूँ क्या क्या, इसके पास बटन ही नहीं है ना, इसके पास वो ऑप्शन है। विंडोज के पास ऑप्शन ही नहीं है, और ना ही ऑटो अपडेट कभी इनेबल होगा जब तक आप इस टूल से दोबारा इसको इनेबल ना करें। दोबारा इनेबल कर दिया, इनेबल हो गया। अब इसको अपडेट करूं, ये ऑप्शन दोबारा आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। साथ में कुछ पूछ रहे थे सीरियल नंबर का, तो जैसे कि एक कमांड तो बताया, दूसरा एक और कमांड बताया, CSPRODUCT, CS प्रोडक्ट, WMAX CS प्रोडक्ट, इसमें डालेंगे आपके पास डिवाइस का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर क्या कमांड था सर एक बार? WMAX
नोट कर दीजिए। जी। कमांड में हाँ, चैट में पेस्ट कर दीजिए। अब साथ में जिसका पीसी बहुत स्लो रहता है उसके लिए भी बना रखा हूँ। एसएसडी बदल के थक गया तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको बस रन कर दीजिए, आपका पीसी फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा सही इसको है। रन एज एडमिन करना है। सर थोड़ा सा बताएंगे आज वर्क कैसे करता है ये? राइट क्लिक करके सारा run कुछ करना सब है, तभी मैं दूसरा। सारा लॉजिक कोड के अंदर में डाल दिया। आपको मैनुअली 1-2 घंटा इस पे बैठ के काम करना पड़ता था, वो बस आपको एक क्लिक करना है, दूसरा काम करने चले जाइए, टूल ऑटोमेटिक सब काम करता रहेगा। मेन देखिए ये क्या है ना कि ये पर्सनल सॉफ्टवेयर है, ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ये मिलेगा तो इन्हीं के पास मिलेगा कि इन्होंने मेहनत करके, जैसे हम लोग मान लीजिए टेम्परेरी फाइल वगैरह डिलीट करते हैं ना, जी मैनुअल टेम्पररी एक सब एक एक चीजें। एक करके डिलीट करते हैं हम लोग। तो जी ये टेम्प इन्होंने क्या हाँ किया सर कि ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ये क्या किया है कि सारा फाइल को उठा के एक पार्टिकुलर कमांड के साथ कनेक्ट कर दिया है कि आप एक कमांड चलाएंगे और आप 10 काम इकट्ठे कर देगा ये। ठीक है। अब आगे हम लोग इतना तक तो सॉफ्टवेयर, अभी और भी बहुत ज्यादा है, वो बताने जाएंगे ना तो मतलब डेमो क्लास 8 घंटे का चलेगा। मेन क्लास को तो छोड़ दीजिए आप। एक एक चीज अगर बताने चलेंगे तो डेमो क्लास में 7 घंटे 8 घंटा लगेगा। तो उतना तो टाइम आप भी नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्या है? लैपटॉप असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग। ये तो ये वाला नॉलेज उन्हीं को मिलेगा जो ऑलरेडी वर्किंग में है, फ्रेशर के पास तो ये नॉलेज होगा नहीं, इसलिए कि उनके पास लैपटॉप है ही नहीं। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो कहीं कहीं भी अगर जॉब करने भी जा रहे हैं तो उससे पहले ये सारे नॉलेज लेके ही कहीं पे जाएं, ताकि आपको जो है ना स्टार्टिंग से ही पैसा अच्छा मिले, सैलरी अच्छा मिले। ठीक है। बाकी ये तो इजी है, ये कर लेंगे, ये भी सब कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्या है? असेंबलिंग और डिसेंबलिंग, क्योंकि कई बार कस्टमर हमारे पास आता है, खुद से खोल तो देता है तो सारे लॉक तोड़ देंगे, उल्टा सीधा लॉक होता है वो तोड़ तोड़ देंगे, बैटरी वाला कनेक्टर निकाल देते हैं। जैसे आसूस वाला जो लैपटॉप होता है आसूस का, उसमें बैटरी कनेक्टर डिफरेंट टाइप का है, पहले लॉक हटाना पड़ता है, उसके बाद ऊपर निकलेगा। कई बार वो लोग उठाते नहीं, सीधा कनेक्टर के साथ ही निकाल देते हैं। तो ये नॉलेज हम लोगों के पास होना चाहिए कि कौन सा लॉक किस हिसाब से काम करेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ एक नॉलेज और होना चाहिए जो कि आजकल अच्छा पैसा देता है, वो है ये आप लोग कैसे करते हैं? बॉडी बोर्ड। रिपेयर सर। हाँ, बॉडी रिपेयर कैसे करते हैं? जैसे आजकल मैक्सिमम है, जैसे जितना भी अब स्लिम लैपटॉप बन रहा है उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है कि भैया हिंज टूट गया है। मतलब जी हिंज सर। क्या, बॉडी टूट गई है। अब बॉडी तो जी सबका हाँ, मिलता नहीं है। ये मैं बन पाउडर जाता से है सर, करता हूँ। किसी चीज से लगा के बनाते हैं उसको जुगाड़ से, हाँ तो मतलब कॉटन लगा के। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जुगाड़ है, कभी कोई कॉटन से बनाते हैं, कोई पाउडर से बनाते हैं, इसकी पर्टिकुलर केमिकल भी आता है। सुन लीजिए सब लोग, ठीक है ना। बनाने को आप अगरबत्ती का राख से, सीमेंट से, सोलर से, पाउडर से, कपास रुई से, किसी चीज से भी बना सकते हो, ठीक है ना। या तो एमसिल से भी बना सकते हैं। बनाने को कुछ से भी बनता है, लेकिन मैं इसका यूज किया हूँ अभी तक। मैंने एक डब्बा जो लिया था 500 प्लस इंचेस बना लिया, अभी तक एक भी लैपटॉप रिटर्न नहीं आया है, और अभी इसे आधा खर्च हुआ है। ये 1000 रुपए का ये डब्बा आता है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है, जो बनने के बाद जो क्वालिटी है, वो अल्टीमेट है। आप हाँ, बना के वो सीमेंट से या तो अगरबत्ती का राख से। मैं भी बनाता था पहले अगरबत्ती राख, और मैं तो रुई भी यूज करता था, मतलब एक हड्डी और मांस का हिसाब से मैं रुई डालता था, उसके बाद अगरबत्ती का राख या सीमेंट या तो सोलर ऐसे डाल देता था, डबल लेयर से रोटी हो जाता था। फिर भी उसमें कुछ समय के बाद टूट के आ ही जाता था। बट इसको बना के बाद मैं ये गारंटी लेके देता हूँ कि लेफ्ट का आपका रिपेयर करके दिया हो, राइट टूट जाएगा लेकिन लेफ्ट का भी नहीं टूटेगा। ये हो गया। देखिए जो जो पॉइंट है, देखिए मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें कमाने का भी पॉइंट है और अपनी अपनी स्किल भी है। हर जगह पे अगर मान लीजिए कोई यही काम कर रहा है, यही काम मान लीजिए जो मैं करता हूँ, हो सकता है मेरे से भी बेहतर करने वाला कोई होगा, इसलिए कि वो मेरे से ज्यादा काम कर रहा है। तो ये सब स्किल है। जितना ज्यादा इसमें R&D करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा और उतना आपका परफेक्शन होगा काम करने का। ठीक है। हम लोग एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, जुगाड़ बना सकते हैं, या आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कि अगर आप रिपेयर फील्ड में हैं तो आप एक दो ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। पैसा लगेगा 10,000, चलिए समझ लीजिए कि 10,000 मेरा खर्च हो गया किसी तरह से, या 10,000 मेरा मिसप्लेस हो गया, कोई सामान खरीदा था चोरी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको डेली उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ वो तो है सर। हाँ हाँ। अभी इस पे फोकस करिए। देखिए आपके पास मल्टीमीटर आएंगे तो दो टाइप का मल्टीमीटर हो जाएगा अभी, लेकिन हम लोग एनालॉग वाला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं
डिजिटल मल्टीमीटर का, जिसके बारे में मैंने क्लासेस भी आपको दिया है कि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर से दे दूंगा। ठीक है। इसके अलावा ये वाला सीआरओ। सीआरओ तो शायद अभी देखने को कम मिलेगा, फिर भी मेरे लैब में है। मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। और इसके बारे में और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कौन सा? डिजिटल मल्टीमीटर और डिजिटल ऑसिलोस्कोप। डिजिटल मल्टीमीटर और डिजिटल ऑसिलोस्कोप की पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब मल्टीमीटर का और डीएसओ का पूरा जानकारी होना चाहिए आपको। क्योंकि डीएसओ जो है ना, जब आपके दिमाग से या मतलब जब आप ऐसे जगह पे फंस जाते हैं जिसके बाद आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, वहां पे डीएसओ आपको हेल्प करेगा। और जब तक समझ में आ रहा तब तक मल्टीमीटर काफी है आपके लिए। जैसे अब रास्ता नजर नहीं आया, टू एंड डाई का बात हुआ, तो वहां पे डिजिटल एस्लोस्कोप आपका वर्किंग में आएगा, वो हेल्प करेगा, आपको रास्ता बताएगा कि आपको किधर जाना है। समझ गए? और जब तक आपको समझ में आ रहा है कि हम कर लेंगे, तब तक मल्टीमीटर काम करता रहेगा। मतलब मल्टीमीटर आपका काम करेगा 80%, और डीएसओ काम करेगा 10%। बाकी 10% तो आपका खुद का ये है, नॉलेज ही है। ठीक है। 80% वर्क आप मल्टीमीटर से कर सकते हैं, और जो 10% रेस्ट है, वो आपको, उसके लिए आपको डीएसओ चाहिए ही चाहिए। ठीक है। 10 to 15 या 20% बोल दीजिए, और डीएसओ करता ही करता है 20% हेल्प, उसके बगैर आप 20% वर्क कर ही नहीं सकते। मतलब पावर लेवल से हट के कोई दूसरा प्रॉब्लम आया, हाई प्रॉब्लम आपके, लेवल पे। हाँ, प्रॉब्लम आपको दूसरे आएंगे पावर लेवल से ऊपर, तो पावर लेवल से ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें डीएसओ मस्ट हो जाता है। वो थोड़ा सा नीचे जो आएगा सेक्शन है, उसमें हम आपको बताते रहे। ठीक है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर और डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ये दोनों का प्रॉपर चलाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। लें भले बाद में, लेकिन चलाने आना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि किस समय और किस मोड में क्या चेक करते हैं। इसकी भी एक प्रॉपर क्लास होती है, स्पेशल। ठीक है। इसके बाद डीसी पावर सप्लाई। जैसे ये आपका जो है ना डीसी पावर सप्लाई, ये हर इंजीनियर का बैकबोन है। जो लैपटॉप रिपेयर का काम करते हैं, जो मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं, ये इसका बैकबोन है। इसके बगैर वो रिजल्ट ला ही नहीं सकते। या किसी से सपोर्ट लेना है तो इसके बगैर सपोर्ट भी नहीं ले सकते। मान लीजिए किसी से अगर आपको कोई सवाल पूछना है, या किसी को अपना प्रॉब्लम शेयर करना है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो उसके साथ साथ ये दिखाना जरूरी है कि आपका पावर सप्लाई का कंजप्शन कितना है, और किस कंजप्शन में क्या प्रॉब्लम होता है, ये हम लोगों को आइडिया होता है। ठीक है। ये एसएमडी तो नॉर्मल हो गया, एसएमडी नॉर्मल हो गया, आयरन नॉर्मल हो गया। रिबोलिंग एंड रिप्लेसमेंट, ये वो जो बीजीए मशीन है ना, उसका प्रोसेस है। इसको थोड़ा देर के लिए आप साइड कर दीजिए। अब ये दोनों आपके मस्ट है। ये कई जगह नहीं भी मिलता, अगर आप जॉब करने जा रहे हैं या खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका भी इस्तेमाल सिर्फ 10% ही है। तो कई जगह ये मिलेगा भी नहीं आपको। लेकिन ये सारे चीज आपको चाहिए, और इसका नॉलेज भी पूरा होना चाहिए। मतलब बायोस की प्रोग्रामिंग विथ प्रोग्रामर, मल्टीपल टाइप के प्रोग्रामर होता है, और एसआईओ के प्रोग्रामिंग। ठीक है। और एसआईओ को कब प्रोग्राम करना है, बायोस को कब प्रोग्राम करना है, ये तो नॉलेज आपको चिप लेवल में ही मिलेगा। लेकिन कार्ड लेवल तक भी मान के चलिए, या बेसिक में भी इसका जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर पता चल गया कि प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्रामर से आपको प्रोग्राम करने आना चाहिए। ठीक है। अब प्रोग्राम करने से पहले भी सिक्योरिटी है, ऐसे नहीं कि बस उठे और प्रोग्राम कर दिए। प्रोग्राम करने से पहले भी बहुत सारी सिक्योरिटी है। जैसे कि उसमें बायोस है तो कौन सा है, अब कितना वोल्ट वाला बायोस लगा हुआ है, 3.3 वाला लगा हुआ है या 1.8 वाला लिया हुआ है, बैकअप कैसे लेना है उसका। ठीक है। बैकअप के बाद ही प्रोग्राम करना होता है, ये नहीं कि आए और सीधा प्रोग्राम कर दिए। बैकअप मस्ट हो जाता है, आदत बना लीजिए। जो लोग भी अगर बैकअप नहीं लेते हैं, वो आदत बना लीजिए। भले उसका बैकअप उस सेम मॉडल का 50 है, फिर भी पार्टिकुलर मॉडल का बैकअप लेना जरूरी है, कि पार्टिकुलर मॉडल में ही पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आप बायोस एडिट के टाइम पे वो उतना इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो फिर एडिटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये ये तो आप बीजीए लोग, बीजीए का फुल फॉर्म क्या है? ये हो गया बॉल ग्रिड एरे।
ये चिप होता है, बॉल वाला। इसका फुल फॉर्म तो गूगल कर लीजिएगा ओके। ना। ठीक है। अब ये हो गया कंपोनेंट। ये कंपोनेंट में ही आपके प्रॉब्लम मैक्सिमम आते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ आएगा? कंपोनेंट लेवल में। और हम कंपोनेंट को ही अच्छे से नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से केस को रिटर्न करना पड़ता है। और केस रिटर्न करने के बाद दूसरा जगह से होता भी इसलिए नहीं है क्योंकि रिटर्न करने से पहले हम उसका इतना ऑपरेशन कर देते हैं कि दूसरा आदमी चाह के भी उसको सील नहीं सकता। और हमको लगता है कि हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था करने के लिए, हम पूरा मास्टर है। नहीं, कई बार हमारी मिस्टेक ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई दूसरा आदमी भी उसको नहीं कर पाता। जैसे मान के चलिए कोई सिग्नल मिसिंग है, वाया रजिस्टर या वाया डायोड वाया कैपेसिटर, किसी के वजह से या किसी के थ्रू होते हुए वो जा रहा है सिग्नल, उस कंपोनेंट खराब होने की वजह से पार्टिकुलर सिग्नल नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से एसओसी या पीसीएच वर्क नहीं कर रहा है। आप उसको ध्यान से देखे नहीं, क्या किए, सीधा एसओ कोई बोल दिया कि अच्छा काम नहीं कर रहा था, ऐसा करो एसओसी को हिट कर दो। अब आपने हिट किया, हो सकता है हिट ज्यादा लग गया उस टाइम, तो इंटरनल वो खराब हो गया। पहले से ठीक था, इंटरनल खराब हो गया, आपने उसको खराब कर दिया, फिर आपने चेक किया, बोला सेम कंडीशन। आपके लिए तो सेम कंडीशन ही रहेगा क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था पहले भी, और आप हिट कर दिया इसके बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। आपको लगा कि सेम कंडीशन है, आप इसको रेफर करते हैं या खुद से भी लेके जाते हैं किसी के पास, वो भी मना कर देता है, बोलता है ये नहीं होगा, इसका तो पीसीएच खराब है, या जो या कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है। तो कई बार हमारे भी उसमें मिस्टेक होता है। इसलिए हम लोगों को अगर हिट एंड ट्रायल करना है तो उससे पहले उसके बारे में सोच लेना है कि भाई अगर हम इसको हिट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, या कोई आईसी को हम चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। और उससे को चेंज करने से पहले क्या उसका प्रॉपर इनपुट है। जैसे मान लीजिए कोई भी लैपटॉप है, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट हम चार्जिंग नहीं चेक कर देंगे उसको, हो सकता है कि बैटरी ही खराब हो, हम दूसरा बैटरी रिप्लेस करके देखते तो शायद हो जाता। तो हम लोगों को स्टेप से चलना है। और क्लासेस में, ट्यूशन में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ स्टेप सिखाया जाता है कि आपको पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। आपको पता हर चीज है, लेकिन स्टेप आपको नहीं पता होने की वजह से आप कई बार केस कर लेते हैं, कई बार केस आपसे खराब हो जाता है। जो कि कस्टमर आपके पास आया था, आप सही स्टेप फॉलो करते तो आपको पैसा कस्टमर दे के जाता, लेकिन आप अपने हाथ से ही अपना पैसा खराब कर दिए। तो स्टेप प्रॉपर फॉलो करना है। स्टेप के लिए आपको जो बेसिक कंपोनेंट की नॉलेज है वो होनी चाहिए प्रॉपर, जिसको लोग इजी समझते हैं, वही सबसे मुश्किल टास्क है। अगर आप बेसिक कंपोनेंट नहीं पढ़े रहेंगे प्रॉपर वे में तो आप डायग्राम नहीं देख पाएंगे सही से, और डायग्राम सही से नहीं देखेंगे, डायग्राम को सही से समझेंगे नहीं, तो आप प्ले सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, और ये बीजेटी, देखिए ट्रांजिस्टर का बहुत सारे फैमिली है। जैसे ट्रांजिस्टर में बीजेटी भी आ जाता है, मॉसफेट भी आ जाता है, इसकी फैमिली है। तो ट्रांजिस्टर में बीजेटी और मॉसफेट, कल मैंने कॉइल इंडक्टर के बारे में भी बताया आप लोगों को, क्रिस्टल, फ्यूज, और एक स्पेशल सब्जेक्ट है लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स के बारे में भी बताना बाकी है, अभी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ कंपरेटर, वो गेट्स के मिलके ही बनता है, लेकिन वो कंपरेटर कि कब वो एम्पलीफायर में काम करेगा और कब वो कंपरेटर का काम करेगा। ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका एप्लीकेशन कैसे बनता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बीजीए का फुल फॉर्म आ गया, बॉल ग्रिड एरे। ठीक है। और आईसी, हर आईसी के बारे में आपको अलग से सिंगल सिंगल पढ़ना पड़ेगा। जैसे चार्जिंग आईसी है तो उसका काम करने का तरीका अलग है। स्टेप डाउन आईसी है जैसे 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाला, तो उसका तरीका अलग है। और बाकी कोई और अलग रेगुलेटर है तो उन सबका काम करने का तरीका अलग है। यहाँ तक कि आईसी के भी एक सीक्वेंस है कि उसको पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। अगर उसमें से कोई एक मिसिंग हो गया, जैसे मान लीजिए पहला नंबर आया, दूसरा नंबर नहीं आया, तीसरा आया, चौथा आया, सिर्फ दूसरा मिसिंग है, तो दूसरा मिसिंग होने की वजह से आउटपुट नहीं देगा। जी। तो पूरी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल होगा तभी वो आउटपुट देगा। अब आ गया सिग्नल लेवल ट्रेसिंग। ये सबसे मुश्किल टास्क है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? जब आपके सारे पावर बन जाएंगे, सारा पावर बन गया, मदरबोर्ड ऑन हो गया, सब कुछ, लेकिन वो डिस्प्ले आउट नहीं कर रहा है, मतलब कि उसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। डिस्प्ले आउट नहीं करने का मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे रैम के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, या बायोस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है,
या पीसीएच के साथ नहीं कर रहा है, एसओसी के साथ नहीं कर रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा आपका। तो ये सारे सिग्नल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि डेटा का सिग्नल कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, क्लॉक कैसा है, रीसेट सिग्नल कैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल है, डीएमआई सिग्नल और भी बहुत सारे हैं। तो जो भी सिग्नल होता है, सिग्नल को कैसे ट्रेस करेंगे, उसको कैप्चर कैसे करेंगे, ये सारे जब आप डीएसओ पढ़ेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा कि सिग्नल को कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। अब आपके पास जो मदरबोर्ड बनने के लिए आते हैं, लगभग इतना कंपनी का आएगा, जैसे क्वांटा, कॉम्पल, विस्ट्रॉन, इन्वेटेक, पेगाट्रॉन, सैमसंग, माइक्रोस्टार, फॉक्सकॉन, ईसीएस, और भी दो चार होंगे। मतलब मैक्सिमम, मतलब मेजर इतना ब्रांड है। हर ब्रांड का काम करने का तरीका अलग है, मतलब ये बनाया अलग है, इसलिए काम करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम चार दोस्त हैं और चार दोस्त एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या सेम काम करेंगे या अलग अलग? अलग आउटपुट तो सेम है कि हमने सेम प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन तरीका बदल जाएगा। इसी तरह से ये जितने भी कंपनी हैं जो मदरबोर्ड को डिजाइन किए हैं, इनके जो भी इंजीनियर हैं, इनका काम करने का थोड़ी तरीका अलग होता है। और इसके साथ साथ ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिग्नल के लिए, इनका वर्ड अलग अलग होता है। तो कौन सा वर्ड किसके इक्विवेलेंट है, जैसे मान के चलिए एसी इन है, तो एसी इन का इक्विवेलेंट क्या क्या है, ये दो चार या 10 जितने भी इक्विवेलेंट है, ये कॉमन पॉइंट हम आप लोगों को बता देंगे, ताकि इसके लिए आपको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर पूछने पे तो सब कुछ पता चल जाता है। तो इतने ब्रांड है, इतने ब्रांड का काम करने का तरीका समझना होगा। हर ब्रांड का अलग अलग तरीका है काम करने का। हर मैन्युफैक्चर अलग अलग टाइप से सर्किट डिजाइन करता है, और उसके स्टेप अलग होते हैं, ये समझना होगा। इसके अलावा स्टेप में और क्या डिफरेंसेस आएगा, स्टेप बदल जाता है पीसीएच के हिसाब से, मतलब कि चिपसेट कौन सा लगा हुआ है। अगर जो चिपसेट है, हर चिपसेट का काम करने का तरीका अपना है। जैसे 7 सीरीज का चिपसेट है तो अलग से काम करेगा, 5 सीरीज का अलग से करेगा, 6 सीरीज का अलग से करेगा। तो हर चिपसेट का अलग रिक्वायरमेंट और अलग सीक्वेंस होता है। तो आपको चिपसेट वाइज भी समझना पड़ेगा कि जो जनरेशन चेंज हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्या चेंज कर रहा है लोग। जैसे बोल रहा है कि भाई लेट कि अगर हम 6 जनरेशन का लैपटॉप लेते, थोड़ा स्लो चल रहा था, पार्ट्स तो उतने लगे हुए हैं। 7 जनरेशन का थोड़ा अच्छा चलता है, 8 जनरेशन का थोड़ा, मतलब कंपनी ऐसा देता है कि और अच्छा चलता है। ये जितने भी जनरेशन बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि सिस्टम को फास्ट करना है। अब सिस्टम फास्ट करना है तो क्या बोलते हैं उसको, रास्ता तो चेंज होगा, डिजाइन तो चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो हम वाया ट्रेन जाएंगे तो अलग टाइम लगेगा, वाया फ्लाइट जाएंगे तो अलग टाइम लगेगा। है पॉसिबल? तो ये कंपनी लोग भी क्या करता है कि स्पीड को ज्यादा बेहतर करने के लिए इसमें कुछ कुछ चेंजेस करता है। जैसे अभी मान के चलिए हमको कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ से कि कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, मतलब पहले वहां जाइए, वहां थोड़ा देर वेट कीजिए, फिर आगे जाइए। ठीक है, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट भी मिलता है। तो उसी तरह से कंपनी लोग भी चेंजेस कर रहा है कि जितना भी पहले कनेक्टिंग था, जैसे पहले के मदरबोर्ड में प्रोटेक्शन ज्यादा था, बहुत जगह उसका स्टॉपेज था, होल्ड करता था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन, बहुत जगह सिग्नल का कन्वर्जन होता था पहले। धीरे धीरे क्या हुआ कि सिग्नल का कन्वर्जन कम किया टाइम बचाने की वजह से। तो उसको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कन्वर्जन हटाया है और कहाँ पे डायरेक्ट चला गया है। अब प्रोटेक्शन, आप जैसे जैसे प्रोटेक्शन हटाया, वैसे वैसे आपकी जवाबदेही बढ़ गई। आपका एक मिस्टेक आपको मदरबोर्ड को पूरा डेड कर देगा। क्योंकि पहले होता था कि छोटा मोटा मिस्टेक हुआ तो कन्वर्जन पे जाकर रुक जाता था, अब कन्वर्जन ही नहीं है, मतलब कोई बीच में एमसीबी ही नहीं लगा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं लगा हुआ है, वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, एसओसी के पास। तो कुछ भी दिक्कत होगा तो एसओसी के अंदर ही होगा, अंदर में तो हम रिपेयर कर नहीं सकते, हमको रिपेयर करना है बाहर में। तो हम लोगों को रिपेयर करते समय भी आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको काम कैसे करना है। ठीक है। तो ये सारे जनरेशन के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है सारा डिटेल कि कितने जनरेशन आ गए हैं। अभी और भी इससे अपडेट हो गया होगा, क्योंकि ये 12 जनरेशन तक ही है, 14 जनरेशन तक ऐड हो गया, थोड़ा सा पीडीएफ पुराना है। ठीक है। और इसके बाद आपके मेन, आपको इस पे वर्क करना है। मेन वर्क क्या करना है? ट्रबल शूटिंग। ठीक है। अब आपका जो आ गया ना मेन, अब पढ़ने वाला जितना सर है इंटेल का तो चीज, समझ में आता है, एएमडी का कैसे समझ?
एमडी का भी समझ में आएगा, जैसे इंटेल समझेंगे वैसे एमडी करेंगे। ठीक है। मेन जो है, मेन आपका सब्जेक्ट यही, आपको तैयारी कैसे करना है, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आपको पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, इसमें सीक्वेंस भी है, सीक्वेंस भी यही है। अब पढ़ना भी हमको उसी हिसाब से है। पहला तो आपको किसी भी लैपटॉप का आप देखते हैं तो पहले उसका डायग्राम, आप उसको उसके ब्लॉक डायग्राम जो है, उसके ब्लॉक डायग्राम को समझिए कि किससे क्या कनेक्टेड है। मतलब हर मदरबोर्ड का आपको नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए जनरेशन वाइज, आप जैसे 10 जनरेशन का कोई मदरबोर्ड ले लिए, ठीक है, तो उसका पहले ब्लॉक डायग्राम समझिए कि 8 जनरेशन वाला या 9 जनरेशन वाले या 10 जनरेशन वाले में क्या डिफरेंस है। ब्लॉक डायग्राम में मैक्सिमम चीज आपको रहता है। ठीक है। उसके अलावा जो उसका जो मेन डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम, जैसे पूरी स्कीमेटिक डायग्राम कि किधर से कौन सा कनेक्शन गया है, जिसको बोलते हैं महाजाल। स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, महाजाल। उसका ये हर, कहाँ मिलेगा आपको, मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम्स? वो सारे गूगल पे ही मिल जाएंगे। मैंने स्कीमेटिक डायग्राम का ही एक पार्ट है ब्लॉक डायग्राम, उसके अंदर ही रहेगा सारा। ठीक है। ये ओपनली मिलते हैं क्या ये? हाँ, ये ओपनली मिल जाते हैं। मैंने पूरा नहीं मिलता, मतलब मान के चलिए 50 से 60% ओपनली मिल जाते हैं। कुछ पेड करने के बाद मिलता है, कुछ मिलते भी नहीं है। ठीक है। तो मैक्सिमम आपका ये नॉलेज होना चाहिए कि डायग्राम को देख के समझ जाए। जैसे ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या हुआ, ये बताता है कि जैसे कोई चिप है, इससे क्या क्या कनेक्टेड है, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो आपको वहीं पे करना। जैसे मान लीजिए इससे कनेक्टेड है रैम, ठीक है, तो अगर रैम में कोई दिक्कत होगा तो आपको इसको चेक करना है, ना कि इसके साथ जो कनेक्टेड है और वो इससे कनेक्टेड है। तो आप रैम खराब हुआ तो आप इसको चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो जिससे कनेक्टेड है आपको उसी जगह पे काम करना है। पर्टिकुलर उसका सेक्शन ब्लॉक डायग्राम में दिखाया रहता है कि किसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है, ताकि आप किसी और को छेड़े ना। और मेन मदरबोर्ड खराब होता है एक्स्ट्रा छेड़ने से। अगर उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं उसके खराब करने के लिए। ठीक है। डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि कनेक्टिविटी तो है, आपको पता चल गया कि रैम का कनेक्टिविटी इस चिप से है। ठीक है। लेकिन रैम का कितने सिग्नल इससे कनेक्टेड है और किस पिन से कनेक्टेड है, ये सारा बताएगा उसका डायग्राम। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हैं, हाथ में मदरबोर्ड पकड़ते हैं, तो उसमें प्लेसमेंट नंबर नहीं लिखा रहता है। लेकिन डायग्राम के ऊपर तो प्लेसमेंट नंबर है, और मदरबोर्ड पे प्लेसमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ है। और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? कंटिन्यूटी मोड से वो तो आपको, वो तो बोर्ड दिन, व्यू के माध्यम से। वो तो पूरा 1 महीना लग जाएगा आपको ढूंढते हो, शायद तभी ना मिले। उसके लिए बोर्ड आपको, व्यू के माध्यम उसके लिए आपको बोर्ड व्यू का सहारा लेना पड़ेगा। तो बोर्ड व्यू को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये 3 जानकारी सबसे अहम है। अगर ये जानकारी नहीं है किसी के पास, या इसमें कमी है, मतलब वो अभी तक रिपेयर का मास्टर नहीं है, बस वैसे तुक्का फेंक रहे हैं, जैसे जाल डाल रहे हैं, मछली फंस जा रहा है, अलग बात है। लेकिन कंफर्म नहीं फंसा सकते कि भाई यहाँ से मछली हम लेंगे तो लेंगे। ये तो ऐसे जाल डाला, घूमता फिरता फंस गया, अलग बात है। लेकिन अगर ये तीनों का नॉलेज अगर किसी के पास है, मतलब वो कंफर्म काम कर रहा है। अब आउटपुट स्किल के ऊपर होती है, लेकिन उसको पता है, वो बता देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और वो एकदम एक्यूरेट बताएगा। अगर ये तीनों का नॉलेज उसके पास है तो। तीनों में से कुछ भी नहीं चलाना जानता, या उसके सेटअप पे अवेलेबल नहीं है, अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है और उसके पास उसके मतलब डेस्कटॉप में बोर्ड व्यू का सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं है, इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है सही। सिर्फ उसका डेस्कटॉप देख के पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे है। उसका सेटअप देख के आइडिया लग जाएगा कि बंदा कितना दूर तक रिपेयर कर सकता है, या किस लेवल पे कर सकता है। अगर उसके पास डीएसओ नहीं है, मतलब वो पावर लेवल में रुका हुआ है, उससे जी आगे वो सर, कर ही नहीं सकता। ये हमारा ये कंडीशन सर। जिसके पास भी है, अगर वो पावर लेवल से आगे वो बढ़ ही नहीं सकते, सिग्नल लेवल पे तो उनकी पहुंच ही नहीं पहुंची अभी तक। हाँ, एक्सपीरियंस की वजह से वो सिग्नल लेवल का भी काम कर दे रहे हैं। माने उनको पता है कि इस केस में हमको ये चीज बदलना पड़ता है, वो बदल दिए, तुक्का मारे, ठीक हो गया। लेकिन कंफर्म वो ये नहीं कह सकते कि इसी को बदलना है, वो भी डाउट में ही रहते हैं। और जो लोग डाउट में काम करते हैं उनका जो है ना, रिपेयरिंग कॉस्ट जो है ज्यादा जाता है। क्योंकि अक्सर होता है, जैसे मान लीजिए कोई आईसी आपने चेंज किया और पता चला इस आईसी से प्रॉब्लम नहीं है, तो आज के डेट में कोई इंजीनियर वैसा नहीं है कि फिर वो आईसी को निकाल के और बढ़िया से संभाल के रखेगा। वो क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लगा दिया, मैंने कोई भी आईसी लगाया, मतलब 200 300 के आपका, इससे तो कम नहीं जाएगा। 200 से कम का तो कोई आईसी आता भी नहीं होगा।
दो सौ एक तीन बात सौ बोले सर, आप बुरा नहीं मानेंगे, हाँ हाँ। आप गलत जगह बैठे हैं, आपको कोई बैंगलोर जैसे शहर में आना चाहिए। नहीं नहीं, वो देखिए कहते हैं ना, जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ पे इधर यार होगा नहीं, कि अब ले जाएगी फोन पे। देखिए कहावत है, मतलब कोई पर्सनली नहीं लेंगे। मान लीजिए मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ कि अगर सारा कुत्ता गंगा नहाने चला गया या सब हरिद्वार ही चले गए, तो फिर गली का हम्म, रखवाली कौन करेगा? कौन करेगा? वो बात नहीं हम है। लोगों को नहीं आपके करेगा। आपके नॉलेज जैसा आदमी मैंने देखा नहीं है बैंगलोर में। मैं बहुत घूम तो घूम के परेशान हो चुका हूँ। तो ये भी समझिए कि जैसे कि सब कोई गंगा नहाने नहीं जाएगा। मैं अपने लिए ही बोला हूँ कि आप लोग अपने कोई पर्सनली नहीं लीजिएगा कि सारे लोग हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, या जितने भी साधु संत हैं सब के सब हरिद्वार ही चला गया, तो इधर ठगेगा कौन? सही बात। ठीक है, तो हर नहीं, चीज आपका होना चाहिए कोर्स जिस कोर्स कंटेंट देख के मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग देने वाले हैं। जो लोग सीखेंगे वो सब बहुत फायदा में रहेंगे। आई मीन दे विल रियली डू अ वेरी गुड जॉब। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर लूँ। उनके पास प्रैक्टिकली ठीक है, एक्सपीरियंस है, मतलब हाँ, मतलब। ठीक है, मतलब कि ये तीन चीजों पे आपको दिन रात एक कर देना है। बिल्कुल सर, हम तो ये तीन चीजों पे, भले अभी आपको कुछ लेकिन नहीं सर पता है, करेंगे कैसे? वो सर सब करेंगे कैसे? उसके लिए हम है ना कि कराएंगे देखिए, सर। कराने के लिए मैं हूँ, करना आपको है। रास्ता मैं बता दूंगा, अगर जितना चीज इसमें लिखा हुआ है, अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको करना चाहिए, मतलब कि मैं कराने के लिए रेडी हूँ, बस आप करने के लिए रेडी रहिए। इतना तो मैं बोल सकता हूँ, आपसे ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा है इस देश में। ठीक है, बहुत बहुत मुझे जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हो आप। अब इससे बहुत सारा चीज है जो इस पीडीएफ के अंदर नहीं नोट है, मैं तो वो भी आपको करूंगा, दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए कि सर आप सेंड तो कीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन आपकी स्किल वैसी है कि आप गली चौराहे नुक्कड़ में भी बैठ के घंटे में 2,000 कमाने का क्षमता रखते हैं। 2 घंटा काम करेंगे तो 2,000 4,000 का आपका एक्सपीरियंस, अरे आपके इनकम हो जाएगा। इतना है आपके पास क्षमता है, आप सक्षम है उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं इसको, आप कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा आप ही को। मैं सिर्फ सकता हूँ कि आपको करना कैसे है। यहाँ तक समझ ली, ये तीन जो है ना आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आप सभी को फोकस करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जुड़े, किसी भी संस्था से जाके जुड़े, किसी भी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले, उससे ये सब पूछ लीजिए कि भैया इतना चीज आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे मतलब वो आपके किसी काम का नहीं है। भले वो फ्री में है या 1 लाख पैसा ले रहा है, 1 लाख रुपया दे करके उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर इस चीज का नॉलेज अगर वो नहीं दे रहा है, इस चीज पे वर्किंग नहीं है उसकी, आपके लिए बेकार है। ठीक है, अब इसके बाद ये आ जाता है सेक्शन। क्या सेक्शन? पहला सेक्शन हमारा लैपटॉप का होता है आरटीसी सेक्शन, जो कि 24/7 वर्क करता है, कभी सोता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसी में प्रॉब्लम भी आता है, जैसे ये अगर नहीं होगा तो इसके लैपटॉप ऑन नहीं होगा या नो डिस्प्ले में रहेंगे। इसका प्रॉब्लम हो गया, या तो पावर ऑन ही नहीं होगा या तो ऑन होगा नो डिस्प्ले आएगा। ठीक है, दूसरा होता है वोल्टेज एंड चार्जिंग। ये हो गया पावर सेक्शन। इसमें क्या होगा, ये इसके अगर सेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, या तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा? क्योंकि इसको पावर ही नहीं मिला। या इसमें बैटरी चार्ज नहीं होगी। मतलब इसके दो मोड होते हैं, लैपटॉप हमारा दो तरह से चलता है। पावर आ गया तो पावर से, अगर पावर नहीं है तो बैटरी से। दोनों से चल रहा है मतलब सही है, अगर दोनों में से किसी एक से चल रहा है मतलब ये वोल्टेज सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके बाद हो गया ये एलडीओ। अब ये एलडीओ ऐसा वोल्टेज है, ऐसा सप्लाई है जो आपके लैपटॉप में परमानेंट बनता है। परमानेंट मतलब कि अगर आपका एडेप्टर लगा हो तो भी बनेगा, बैटरी लगा हो तो भी बनेगा। ये किसी का परमिशन नहीं मांगता है। जैसे आप एडेप्टर या बैटरी दोनों में से कुछ भी लगा देंगे, एलडीओ जनरेट हो जाएगा। एलडीओ जनरेट होने के बाद वो क्या क्या काम करता है, जैसे पहला काम करता है कि जो पीसीएच है, जो आपका प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग है। म्यूट कर लीजिएगा भूपेंद्र जी। तो जो आपका पीसीएच है, पीसीएच पहले से, जैसे लैपटॉप आपने बंद कर दिया, आप लैपटॉप बंद करके रखा है, तो पीसीएच आपका सोया हुआ है। उसको परमानेंट जगाए रखने के लिए, मतलब उसको जिंदा रखने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत है जो कि एलडीओ पूरा करता है। ठीक है, अब हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट ईसी। ईसी मतलब एम्बेडेड कंट्रोलर, जैसे इसके अंदर जो लगा हो, जिसको हम लोग एसआईओ भी बोल देते हैं।
ठीक है, ये हो गया एम्बेडेड कंट्रोलर। इसको काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं काम करता है कि मतलब कुछ भी आया और सारा एक ही बार ऑन हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में लगा हुआ है एमसीबी, ठीक है, और एमसीबी के साथ साथ बहुत सारे फैन वगैरह, फैन सब कुछ लगा हुआ है। तो ऐसा कनेक्शन इंजीनियर करके नहीं गया है कि जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो सारे घर का लाइट चलने लगे, पंखा चलने लगे, एसी फ्रिज गीजर सब चलने लगा, ऐसा नहीं होता है। वो वेट करता है कि आपको किस समय किस चीज को चलाना है, उस पे काम करना है। तो ये इसी जो है वही है, कंट्रोलिंग है सबका। ये कमांड का इंतजार करता है, जो जो कमांड मिलेगा वही कमांड पे वर्क करेगा। जैसे आप लैपटॉप ऑन हो गया, अब उसका मान लीजिए ब्लूटूथ बंद करना है, तो भाई ब्लूटूथ बंद करने के लिए आप किसको बोलते हैं कि ब्लूटूथ बंद कर दो, किसको बोलते हैं? लैपटॉप के अंदर तो कोई बैठा हुआ नहीं है, तो लैपटॉप को आप एक कमांड देते हैं ऑन या ऑफ का, तो तुरंत इसी को बताता है कि भैया हमारे पास ऐसा ऐसा कमांड आया है, इसके अगेंस्ट में वो वर्क कर देता है। तो सारा कंट्रोलिंग इसी के पास है। ठीक है, फिर एक थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट। थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट वो सर्किट है जो कि आपके लैपटॉप को मतलब ओवर मतलब ब्लास्ट होने से बचाता है। और जैसे ही लैपटॉप हीट हुआ एक पार्टिकुलर डिग्री पे पहुंच गया, तो लैपटॉप ऑटो मोड में बंद हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। जैसे आप लोगों के पास प्रॉब्लम आता भी होगा कि किसी का आधा घंटा चल के बंद होता है, किसी का 1 घंटा चल के बंद होता है, किसी का 10 मिनट में भी बंद हो जाता है। ये थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट का काम है। वो जैसे सेंस करेगा वो बंद कर देगा। वो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि इतना लिमिट तक ही आपको लैपटॉप को ऑन रखना है, उससे ज्यादा बढ़ा गर्मी तो लैपटॉप को बंद कर देना है। इसलिए कि अगर ज्यादा गर्म होगा तो पार्ट्स खराब हो जाएंगे, कंपोनेंट खराब होगा, यहाँ तक कि खुद प्रोसेसर भी खराब हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन से बचाने के लिए उसको खराब होने से बचाने के लिए प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है। हाँ, ट्रिगर लॉजिक। ट्रिगर लॉजिक उसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमने तो सिर्फ एक बटन प्रेस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ। अब उस बटन को प्रेस करने के बाद कितने काम हुआ, जैसे हम तो एक किए, हम सिर्फ लैपटॉप के एक बटन प्रेस किया, वो क्या गया, वो एसआईओ के पास सिग्नल गया, एसआईओ उसके अगेंस्ट में दो चार सिग्नल रिलीज किया, वो पीसीएच को भी जगा दिया, एसओसी को भी जगा दिया, सारे जितने भी कंपोनेंट है सबको मतलब नॉक कर दिया कि भैया रेडी हो जाओ। लॉजिक मतलब हमको इन्फॉर्मेशन आया है काम करने के लिए। तो ये सारा लॉजिक कैसे कैसे चलता है, जैसे कि पहले किसको बोलेगा बाद में किसको बोलेगा, वैसे जैसे आप कहीं पे काम करते हैं तो भाई उसमें भी एक डिसीजन बना हुआ है, ये नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट एमडी के पास चले जाना है, वैसा नहीं होता है। भाई अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर आपका सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के ऊपर कोई मैनेजर होगा। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको किसको जाके बोलना है। ये नहीं कि अब कोई लेबर को प्रॉब्लम हुआ और डायरेक्ट चल गया एमडी के पास, तो एमडी उतना केस हैंडल ही नहीं कर पाएगा, और वो कहेगा भी कि तुमको यहाँ भेजा कौन, भाई कि तुम अब सिस्टम से आओ। काम प्रॉब्लम तो उसके पास जाता है लेकिन सिस्टम से जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता है। तो इसका एक सिस्टम होता है काम करने का कि कैसे कैसे करना है। और इसके अलावा हमारे लैपटॉप का जो सबसे मेन सप्लाई है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये मैक्सिमम फेल्यूर सप्लाई है। मतलब सबसे पहले यही बनता है और सबसे ज्यादा लोड इसी के ऊपर होता है, बहुत ज्यादा फेल्यूर होता है। उसके बाद हमारा रैम रेगुलेटर, अब रैम सेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, रैम रेगुलेटर। अब जैसे जितने भी उसमें लगे हुए हैं, पीसीएच, रैम, एसओसी, कोई भी ड्राइवर जैसे कि मतलब साउंड, ब्लूटूथ, वाईफाई, सबको काम करने के लिए पावर चाहिए। तो सबका ग्राफिक पार्टिकुलर, हाँ, ग्राफिक्स, तो सबका पार्टिकुलर पार्टिकुलर पावर जो है ना, ये 3 वोल्ट या 5 वोल्ट से ही लेके बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे सप्लाई हैं, या और रैम रेगुलेटर हुआ, या और इतने टाइप के सप्लाई हैं। ये सारे सप्लाई कैसे बनता है, किसके लिए बनता है, म्यूट कर लीजिएगा टेस्ट। ये सप्लाई किसके लिए बनता है, जैसे 0.8 वोल्ट बना तो किसके लिए बना, 9 किसके लिए बना, 1 किसके लिए बना, 1.05, 1.2, 1.8, 2.5, इसमें और बच ही गया है, ऐसे इधर भी है लेकिन इसी में ऐड हो जाएगा 3.3, 5 वोल्ट। ये सारे सप्लाई बनते हैं किसके लिए बनते हैं, ये सब बताएंगे कि इसको अगर ये नहीं बनेगा तो क्या इशू देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद होता है कन्वर्जन, ऑल डीसी टू डीसी कन्वर्जन। डीसी टू डीसी कन्वर्जन बोलते हैं मतलब कि कोई सप्लाई आया, ठीक है, बीच में एक स्विच लगा है, इसके बाद आगे गया, मतलब ये सप्लाई आगे तभी जाएगा जब ये स्विच ऑन होगा। दोनों तरफ की सप्लाई बराबर होगी, अगर इधर से 3 वोल्ट है तो इधर से भी 3 वोल्ट होगा, लेकिन कब, जब इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के लिए एक अलग से सिग्नल आएगा, जिस सिग्नल का नाम होगा इनेबल। ठीक है, इसके बाद कोर एंड जीएफएक्स रेगुलेटर, वो तो जानते हैं सबसे ज्यादा फेल्योर और लोग फंसते इसी में है कि कोर नहीं बन रहा। कोर बनने के लिए, कोर मतलब इतना इतना सेंसिटिव एरिया है कि इसकी थोड़ी सी भी मिसमैच हुआ, कोई भी सेंसिंग खराब हुआ, कोई इनपुट नहीं आया, ये नहीं बनेगा।
कोर सबसे खतरनाक है। अगर जो इंजीनियर कोर तक पहुंच गया है कि मतलब हम कोर सप्लाई बना लेते हैं, मतलब पावर सेक्शन का वो मास्टर आदमी है। कि अगर कोर सेक्शन पे वो पहुंच गया, मतलब कि वो एक अपर लेवल का लोग है। ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा है कुछ काम, तो उसके पास या तो टूल्स की कमी है, या तो थोड़ा सा मेहनत वो कम किया हुआ है। अभी थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो सुपर हो जाएगा, सुपर हीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिग्नल के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया था। बायोस के बारे में आपको पता ही है, सर ने भी कई बार क्लास लिया है कि बायोस में हम क्या क्या कर सकते हैं। एडिट, मॉडिफिकेशन, ये वो सारा। किसी भी तरह का पासवर्ड है सब बायोस में आता है। एडमिन पासवर्ड है सब बायोस का चयन है। कंट्री लॉक है बायोस में है। किसी भी सिस्टम को इनेबल करना है बायोस में है, डिसेबल करना है बायोस में है। कमांड से किसी सिस्टम को परमानेंट ऑफ कर देना, वो भी बायोस के पास है। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक सिस्टम है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका इक्विवेलेंट भी होता है मार्केट में। जैसे मान लीजिए HDMI काम नहीं कर रहा है, तो यूएसबी HDMI लगा दिए। इतना चीज को अगर आप नहीं भी रिपेयर कर पाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट है। लेकिन इससे ऊपर अगर नहीं रिपेयर कर पाते हैं तो इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। यूएसबी सेक्शन का सर नहीं होता है, कभी कभी सिग्नल नहीं आती ना। सिग्नल नहीं आता तो ये सिग्नल हम बता देंगे, मतलब ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। यूएसबी सेक्शन में जैसे मान लीजिए 4 पिन ही होती है इसमें। ठीक है, एक डेटा आता है, मतलब TX और RX। अगर ये दोनों में से किसी में प्रॉब्लम होगा, यूएसबी काम नहीं करेगा। अगर सप्लाई नहीं आ रही, तो आप तो इतना लेवल तक, अब जब सारे सप्लाई पढ़ लिए हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि सप्लाई तो आप पहुंचा ही देंगे उसको। जो दिक्कत होगा इसमें, ये तो नहीं हो रहा सप्लाई है। कभी कभी कैसा होता है सर, सप्लाई तो आ रही है लेकिन ये सिग्नल में प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो सिग्नल नहीं होगा ना, तो सिग्नल आपको यही तो मैं बोला कि सबसे पहले आपको देखना है ब्लॉक डायग्राम कि यूएसबी किससे कनेक्टेड है। ठीक है, मान लीजिए यूएसबी यस सर। कनेक्टेड है किससे, PCH से। अब आपके पास यहाँ पे 4 पिन है, तो एक तो पावर हो गया, ग्राउंड हो गया, 2 पिन इससे कनेक्टेड है। कोयल से कनेक्टेड होती है ना। वाया कॉइल होती है, कॉइल से इसलिए कनेक्टेड होता है कि वो फ्रीक्वेंसी है, वो लेकिन सर फ्रीक्वेंसी। कभी कभी केस में पीसीएच ही आउट नहीं करती है सिग्नल, तो इसका अरे तो हो आप सकता कम है। से कम होने के लिए क्या नहीं होता है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। होने के लिए सब, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए PCH है, तो PCH ऐसे थोड़ी आउट कर देगा। PCH को भी इंफॉर्मेशन आता है यूएसबी के लिए। या PCH के अंदर एक सेक्शन है यूएसबी सेक्शन। अब यूएसबी सेक्शन का पावर मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ इनपुट सिग्नल मिलने चाहिए, तब जाके यूएसबी काम करेगा। ऐसे नहीं करेगा, जैसे यूएसबी से सिग्नल आउट नहीं हो रहा है, तो पार्टिकुलर इसके सेक्शन में जाके आपको चेक करना होगा कि भाई क्या उसका सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे, और ये इस टाइप के आपके प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, सर ये ये, पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। हाँ सेंड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इतना चीज का आपको तैयारी करना है, तो इतना तैयारी कर लेंगे, मतलब आप चिप लेवल के चिप लेवल इंजीनियर के कैटेगरी में आ गए।